जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। मैंने निकोबार द्वीप समूह में भारत सरकार के मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के बारे में विस्तार से पहले वाले वीडियो आदि में बता चुका हूँ। किस तरह आदिवासियों के इलाकों को विकास के नाम पर हथियाया जाता है और आदिवासियों का शोषण किया जाता है। इसे समझने के लिए इसके विभिन्न पहलुओं को आपको समझना जरूरी है। आज हम देश के आदिवासी अकेले नहीं रहते हैं, बल्कि हमारे बीच में गैर आदिवासी भी उतनी ही संख्या में आ चुके हैं। लेकिन इस धरती पर सबसे पहले कदम रखने वाले कोई अगर हैं तो वे लोग आदिवासी ही हैं। आर्य लोग तो बाहर से आए और धीरे धीरे कर भारत देश को अपना देश बना लिया। इसलिए पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि आदिवासी भारत में नहीं बसे हैं, बल्कि आदिवासियों की ज़मीन पर भारत बसा है। विकास की प्रक्रिया में आदिवासियों के जल, जंगल और ज़मीन, उनकी संस्कृति, उनका सामाजिक ताना बाना को तहस नहस कर दिया गया। जो जगह अभी बचे हुए थे, अब उनकी बारी है, क्योंकि कई सारे जगहों को इतना ज़्यादा शोषित किया जा चुका है कि अब वहाँ कुछ बचा ही नहीं है। तो नई जगहों को एक्सप्लोर करना ही एकमात्र विकल्प है। उसी में निकोबार द्वीप समूह में जो मेगा प्रोजेक्ट है, वह भी इन लोगों के विकास की कड़ी का अगला हिस्सा है। वहाँ के इकोलॉजिकल डिजास्टर पर सोनिया गांधी ने एक लेख लिखा है। आज हम उनकी नज़र से निकोबार प्रोजेक्ट को भी समझने का कोशिश करते हैं। उन्होंने अपने लेख का शीर्षक ही रखा है कि निकोबार द्वीप समूह का पारिस्थितिक आपदा और उसका निर्माण के लिए दोषी लोग। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह परियोजना एक तरह से उनके नज़र में एक गंभीर दुस्साहस है जो आदिवासी अधिकारों को कुचल रही है। साथ ही कानूनी एवं साधारण विचार विमर्श प्रक्रिया का भी मजाक उड़ा रही है, क्योंकि सरकार किसी भी विषय के लिए इस संबंध में चर्चा के स्तर पर बातों को नहीं रखने दे रही है। पिछले 11 वर्षों में अधूरे और बिना सोचे समझे नीति निर्माण होते रहे हैं। उसी सुनियोजित कुप्रयासों के श्रृंखला में यह ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना भी है। 72,000 करोड़ का यह पूरी तरह से बेतरतीब खर्च द्वीप के मूल आदिवासी समुदायों के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर रहा है। दुनिया के सबसे अनोखे वनस्पतियों और जीव जंतुओं के पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक के लिए यह परियोजना खतरा है, और यह प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र भी है। फिर भी इसे असंवेदनशीलता से आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे सभी कानूनी और विचार विमर्श प्रक्रियाओं का मजाक उड़ रहा है। ग्रेट निकोबार द्वीप दो मूल आदिवासी समुदायों निकोबारी जनजाति और शोम्पेन जनजाति का घर है। निकोबारी आदिवासियों के पैतृक गांव इस परियोजना के प्रस्तावित भू क्षेत्र में आते हैं। 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी के दौरान निकोबार लोगों को अपने गांव छोड़ने पड़े थे। यह परियोजना अब इस समुदाय को अस्थायी रूप से विस्थापित कर देगी, जिससे उनके अपने पैतृक गांव में लौटने का सपना हमेशा के लिए टूट जाएगा। उसी तरह शोम्पेन को और भी बड़े खतरे का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय से यह उम्मीद की जाती है कि वहां के आदिवासियों के कल्याण और अखंडता को प्राथमिकता देती। इसके बजाय यह परियोजना शोम्पेन जनजातीय अभयारण्य के एक बड़े हिस्से को गैर अधिसूचित करती है। शोम्पेन के निवास वाले वन पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट करती है और द्वीप पर बड़े पैमाने पर बाहर के लोगों और पर्यटकों की बाढ़ का कारण बनेगी। अंततः शोम्पेन खुद को अपने पैतृक भूमि से कटा हुआ पाएंगे और अपने सामाजिक और आर्थिक अस्तित्व को बनाए रखने में असमर्थ होंगे। फिर भी सरकार हठ और चौंकाने वाली जिद पर अड़ी हुई है। मोदी सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया में आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए स्थापित संवैधानिक और वैधानिक निकायों को भी दरकिनार कर दिया है। संविधान के अनुच्छेद 338A के अनुसार सरकार को अनुसूचित जनजाति आयोग से परामर्श करना चाहिए था। सरकार ऐसा करने में विफल रही। सरकार को ग्रेट निकोबार और लिटिल निकोबार द्वीप समूह की जनजातीय परिषद से परामर्श करना चाहिए था। इसके बजाय परिषद के अध्यक्ष की इस दलील को नज़रअंदाज कर दिया गया कि निकोबारी आदिवासियों को उनके पैतृक गांव में लौटने की अनुमति दी जाए। परिषद से अनापत्ति पत्र प्राप्त किया गया था, लेकिन अब उसे रद्द कर दिया गया और परिषद ने कहा कि अधिकारियों ने उन्हें पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए जल्दबाजी की थी। अब इस जल्दबाजी को आप समझ रहे होंगे, डराकर और धमकाकर या लालच से उस पर हस्ताक्षर करवाए गए थे। वहाँ के आदिवासियों के लिए स्थापित जो प्रक्रिया है और नियामक सुरक्षा उपायों को भी नज़रअंदाज किया गया। साथ ही भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के अनुसार किए गए सामाजिक प्रभाव आकलन में निकोबारी और शोम्पेन को प्रक्रिया के हितधारकों के रूप में नहीं माना गया, मतलब पूछा ही नहीं गया।
उसके बाद वन अधिकार अधिनियम 2006 जो शोम्पेन को जंगलों की रक्षा, संरक्षण, विनियमन और प्रबंधन के लिए अधिकृत और सशक्त बनाता है को भी नीतिगत कार्रवाई का आधार नहीं माना गया। पिछले वीडियो में मैंने बताया ही था कि उन्हें एफआरए के तहत कोई पट्टा दिया ही नहीं गया, उसके बावजूद वहाँ पर कार्रवाई शुरू आगे की जा रही है और इसकी पुष्टि वहाँ के जनजातीय परिषद ने भी की है। इस तरह से देश के कानूनों का बड़े पैमाने पर मजाक उड़ाया जा रहा है। इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी की दृष्टिकोण से भी यह परियोजना एक पर्यावरणीय और मानवीय आपदा से कम नहीं है। इस परियोजना के लिए द्वीप की अनुमानित 15% भूमि पर पेड़ों को काटना होगा, जिससे राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर अद्वितीय वर्षावन और उसकी पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाएंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का अनुमान है कि 8.5 लाख पेड़ काटे जा सकते हैं, यानी कि 8.5 लाख। यह एक निराशाजनक आंकड़ा है, लेकिन यह बहुत ही कम आंकड़ा भी हो सकता है, क्योंकि स्वतंत्र अनुमानों के अनुसार अंततः 32 लाख से 58 लाख तक पेड़ काटे जा सकते हैं। देश की नीति आज के समय में अजीबोगरीब है। जो जंगल निकोबार में काटे जा रहे हैं उसके लिए प्रतिपूरक वन रोपण हरियाणा में हो रहा है, जो हजारों किलोमीटर दूर है और एक बिल्कुल ही अलग पारिस्थितिक तंत्र में है। यह त्रासदी बहुत ही हास्यास्पद है, क्योंकि वन रोपण के लिए नियोजित इस भूमि का 1/4 हिस्सा अब हरियाणा सरकार द्वारा खनन के लिए नीलाम कर दिया गया है। किसी भी मामले में प्रतिपूरक वन रोपण एक अपराध बोध को शांत करने में मदद जरूर कर सकता है, लेकिन यह बहु प्रजातियों, जैव विविधता से भरपूर प्राकृतिक वनों के विनाश का विकल्प नहीं है। एनजीटी ने भी इस परियोजना पर सवाल उठाए हैं। इस परियोजना के विरोध में कई सारे प्रमाण मौजूद हैं, लेकिन मोदी सरकार एक हाई लेवल कमेटी के माध्यम से इस सच्चाई से छेड़छाड़ करने के तरीके खोज निकाले हैं, जैसे कि दूसरे अन्य जगहों पर भी किए जाते रहे हैं। यह हाई लेवल कमेटी कानून की पेचीदगियों को सरल करके पूंजीपतियों को लीज का अधिकार दे देती है, क्योंकि यह समिति ज़मीनी हकीकत की जांच पड़ताल को सार्वजनिक नहीं करती है। वैज्ञानिकों ने पत्र लिखकर निकोबार के लंबी पूंछ वाले मकाक वानरों पर इस परियोजना के प्रभाव के बारे में गंभीर चिंताएं व्यक्त की है। इन चिंताओं को तो नज़रअंदाज कर दिया गया है, साथ ही परियोजना के लिए जैव विविधता का जो आकलन हुआ था उसमें भी गंभीर कार्यप्रणाली संबंधी खामियों को उजागर किया गया, उसका भी संज्ञान नहीं लिया गया। समुद्री कछुओं के घोंसले के स्थानों का आकलन घोंसले के मौसम के बाहर किया गया, मतलब जब कछुए अंडे देने आए उस समय उसका आकलन नहीं हुआ, बल्कि जब वे लोग समुद्र में वापस चले गए तब उस सब चीज़ों का आकलन किया जा रहा था। समुद्री जीव डुगोंग पर भी परियोजना के प्रभाव का आकलन करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इस ड्रोन की क्षमता सीमित थी और ये केवल उथले क्षेत्रों तक ही इसका आकलन कर सका। इस बात के प्रमाण सामने आ गए हैं कि संस्थानों को ये आकलन बेहद असामान्य परिस्थितियों में लगभग दबाव में करने के लिए मजबूर किया गया था। साथ ही यह परियोजना, जिसमें बंदरगाह भी शामिल है, भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील और भूकंप के क्षेत्र में बन रही है। दिसंबर 2004 की सुनामी में लगभग 15 फीट जमीन का अस्थायी धंसाव हुआ था। जुलाई 2025 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया था। इतनी बड़ी परियोजना को यहाँ जानबूझकर स्थापित करना निवेश, बुनियादी ढांचे, लोगों और पारिस्थितिकी तंत्र को खतरे में डाल रहा है। सोचने वाली बात यह है कि जब शोम्पेन और निकोबार की जनजातियों का अस्तित्व ही दांव पर हो तो हमारी सामूहिक अंतरात्मा चुप तो नहीं रह सकती और न ही उसे चुप रहना चाहिए। भावी पीढ़ियों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता एक अत्यंत विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र के इतने बड़े पैमाने पर विनाश की अनुमति नहीं दे सकती। हमें न्याय की इस उपहास और हमारे राष्ट्रीय मूल्यों के साथ इस विश्वासघात के विरुद्ध आवाज़ उठानी होगी। यह बातें सोनिया गांधी ने अपने लेख में कही है, सोचा इसकी जानकारी आपको भी दे दूं। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग आदिवासियों के साथ क्या कुछ हो रहा है ये जानकारी आप लीजिए और विश्लेषण कीजिए, आत्ममंथन कीजिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। हम लोग 12-15 करोड़ आदिवासी देश में हैं, लेकिन सभी के साथ अलग अलग तरीके से अन्याय तो हो रहा है, लेकिन हम राष्ट्रीय स्तर पर, देश के स्तर पर हम गोलबंद नहीं हैं। एक दूसरे के दर्द में, एक दूसरे के सहयोग में हम साथ नहीं आ पाते हैं। जानकारी कभी कभी नहीं होती है, कभी होती है, लेकिन एकता का अभाव दिखता है। यही कारण है कि हमारे विरुद्ध में इतनी बड़े बड़े युद्ध विकास के नाम पर लड़े जा रहे हैं और हम सिर्फ खबरें ही देख पा रहे हैं, हम एक दूसरे को सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए। इस समय के लिए इतना ही। सबों को धन्यवाद।
जोहार।